Hi everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel ComTudes. आज का जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो कोई लेक्चर नहीं है, कोई ट्यूटोरियल नहीं है। ये वाला वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स का। As many students requested video on income tax important questions from exam perspective. So at your request, I am sharing important questions with all of you including previous year paper. And I hope you all find this helpful. Okay, so before proceeding to today's video, it's my request to all of you that if my channel and my lectures and my videos are helpful for all of you in your studies, then please always share your valuable feedback in the comment section, as your feedback really matters me a lot. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स के क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीकॉम 5th सेमेस्टर में एज पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम कंटेंट डिस्कस करते हैं कि आपका बीकॉम 5th सेमेस्टर का सिलेबस क्या है इनकम टैक्स का। तो आपके सिलेबस में इन शॉर्ट 14 चैप्टर्स हैं 5th सेमेस्टर में, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सेकंड चैप्टर है एग्रीकल्चरल इनकम। थर्ड है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। फोर्थ है एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स। फिफ्थ है इनकम फ्रॉम सैलरीज। सिक्स्थ है इनकम फ्रॉम सैलरीज रिटायरमेंट पार्ट 2। देन सेवेंथ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एट्थ है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। नाइन्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ सर्टेन बिजनेस और प्रोफेशन ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस। टेंथ है डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस। 11th है कैपिटल गेन्स। 12th है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 13th है क्लबिंग ऑफ इनकम्स एंड डीम्ड इनकम्स। एंड 14th वन इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ओके, सो बेसिकली ये 14 चैप्टर्स हैं आपके पास, जिसमें से जो 9th चैप्टर है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ सर्टेन बिजनेस और प्रोफेशन ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस। एंड 10th चैप्टर दैट इज डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इन दोनों चैप्टर्स को आप कंप्लीटली स्किप करके जा सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो सिलेबस है आपने बेसिकली प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, कौन से चैप्टर्स थ्योरी में आते हैं, कौन से चैप्टर्स प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कौन से चैप्टर्स में से थ्योरी भी आ सकती है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है। ठीक है, सो चैप्टर जो आपका 1 है दैट इज इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इसमें से हमेशा आपको थ्योरी आता ही आता है। कंपल्सरी क्वेश्चंस में भी आ जाता है, जो आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स में, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कंबाइंड फॉर्म में। इसमें से आपको आ सकता है कि एसएससी को डिफाइन करो, एसएससी इन डिफॉल्ट को डिफाइन करो, डीम्ड एसएससी के बारे में बताओ, ग्रोस टोटल इनकम में क्या डिफरेंस होता है, या फिर डिफाइन प्रीवियस ईयर, डिफाइन असेसमेंट ईयर, ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की क्या एक्सेप्शंस होती हैं, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में यानी कंपल्सरी क्वेश्चंस में आ सकते हैं। लेकिन कई बारी क्या होता है कि इस चैप्टर में से वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बना देते हैं 15 मार्क्स का, और वो कंबाइंड कर देते हैं। जैसे लिख देते हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और इसके नीचे आपको 3-4 आइटम्स दे दी जाते हैं कि एसएससी के बारे में बताओ, एसएससी इन डिफॉल्ट के बारे में बताओ, डीम्ड एसएससी के बारे में बताओ, या फिर एक्सेप्शंस लिखो प्रीवियस ईयर की। तो ऐसे भी आपको कंबाइंड 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, और आपको कंपल्सरी क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये वाला जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाना है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फाइन। उसके बाद जो आपका सेकंड थ्योरी का जो चैप्टर है जो हमेशा पेपर में आता है दैट इज चैप्टर नंबर 4 एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स। ये वाला ही चैप्टर अभी हम लोग कर रहे हैं कवर। ठीक है, जो आपका चैप्टर 4 है दैट इज नॉन टैक्सेबल इनकम, यानी कौन कौन सी ऐसी इनकम्स होती हैं जो एग्जाम्प्टेड होती हैं, जिनको टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये भी एक थ्योरी का ही चैप्टर है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है, तो इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं कर जाना, और ये बहुत ईजी सा चैप्टर है। क्लियर। उसके बाद फिर हम आते हैं पहले इस वाले पॉइंट पे दैट इज मिक्स, यानी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से आपको थ्योरी भी आ जाता है और प्रैक्टिकल भी आ जाता है। जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 है दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। वैसे एग्रीकल्चर इनकम का जो प्रैक्टिकल है अभी आज तक तो कभी नहीं आया पेपर में। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे ना, पिछले 10 सालों के भी पेपर देखोगे, तो बहुत रेयर ही आपको मिलेगा कि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया हो।
बट फिर भी आप अपनी सेफ साइड के लिए इसका एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। मैंने यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है जो। और इस चैप्टर की जो थ्योरी है ना वो मेनली आपको कंपल्सरी क्वेश्चंस में ही आती है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इस चैप्टर से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने का जो चांस है वो बहुत बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि आज तक इस चैप्टर से कभी भी 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया है। इसलिए अगर आप एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको आपने, जैसे एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या होते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कई बार कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या फिर पार्शियल इंटीग्रेशन। तो यही मेन 4 टॉपिक्स हैं इसमें से जो आपको कंपल्सरी क्वेश्चन में ही आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आज तक कभी भी इसका नहीं आया पेपर में, बट फिर भी आप अपनी सेफ साइड के लिए इसको कर लेना, क्योंकि बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आता है दैट इज रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, जो आपकी बुक में थर्ड चैप्टर है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना। इस चैप्टर में से हमेशा और हमेशा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, जो मैंने अभी आपको यूट्यूब पे भी करवाया था, और इसका क्वेश्चन भी बताया था कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है और इसका आंसर आपने क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं वॉच करें तो मेक श्योर आप सारे वीडियोस जो हैं वो जरूर वॉच कर लें। तो जो रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी वाला चैप्टर है इसको आपने 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना वो हमेशा इसी चैप्टर में से आता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्लबिंग ऑफ इनकम्स एंड डीम्ड इनकम्स और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इन दोनों में से ऑलवेज एंड ऑलवेज एक एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। कई बार दोनों में से एक आ जाता है और कई बार दोनों में से एक एक आता है। सो आपने ये दोनों चैप्टर्स भी बिल्कुल स्किप नहीं करके जाने हैं, फाइन। और अभी जितने मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, 2 फ्रॉम थ्योरी साइड एंड 4 फ्रॉम मिक्स साइड, यानी कि 6 चैप्टर्स, ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, खासकर वो वाले स्टूडेंट्स जो सिर्फ थ्योरी के ही बेस पर जाएंगे पेपर में, फाइन। उसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिकल सेक्शन में, जिसमें आपके पास फर्स्ट 2 आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज के। इसमें से हमेशा और हमेशा एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ऑलवेज आता है। 15 नंबर का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप प्रैक्टिकल करके जाएंगे और अगर आपका प्रैक्टिकल सेक्शन स्ट्रांग है तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें से हमेशा एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, जैसे इसके लिए आपको डिडक्शंस भी आनी जो है वो जरूरी होती है। तो इतना अगर आपके पास टाइम होगा तब आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस चैप्टर को नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पेपर में तो 8 क्वेश्चंस आएंगे ना लॉन्ग, और आपने करने तो 4 ही होते हैं, तो 4 आपके पास चॉइस होती है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल सेक्शन स्ट्रांग होता है वो ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी मत स्किप करना, क्योंकि इसमें से हमेशा एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और जो इनकम फ्रॉम सैलरीज के में से जो आपको थ्योरी है वो भी आती है, तो ये वाला चैप्टर जो इसमें से थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है, और इसकी थ्योरी हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है, ठीक है। और वो क्या आती है वो भी हम आगे फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। देन आता है आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलवेज आता है, और इसको तो आप अच्छे से कर देना। सैलरी वाला प्रैक्टिकल बेशक आप स्किप कर सकते हो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल बिल्कुल भी मत स्किप करना, क्योंकि सबसे इजी है और इसमें आपको 15 नंबर भी बहुत आराम से मिल जाएगा। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें से आपको 15 नंबर का प्रैक्टिकल भी आता है और 15 मार्क्स की थ्योरी भी आती है। तो इस चैप्टर को भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसका कई बारी प्रैक्टिकल आ जाता है, लेकिन वो भी चांस की बात होती है, कई बारी आ भी जाता है, कई बारी नहीं भी आता। तो मतलब इस चैप्टर में से 50-50 चांस होते हैं प्रैक्टिकल के आने के, ठीक है। इसकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ सर्टेन बिजनेस और प्रोफेशन ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस, ये आप स्किप कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की थ्योरी हमेशा पेपर में आती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं, कैपिटल गेन का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, और किस तरीके से कैपिटल गेन को कैलकुलेट किया जाता है, उसका जो फॉर्मेट है वो आपको थ्योरी में आता है।
तो कैपिटल गेन में से भी 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। कई बारी वो सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बारी वो कंबाइंड फॉर्म में पूछते हैं, तो मतलब आता है। इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना, खासकर वो वाले स्टूडेंट्स जो थ्योरी के पर्सपेक्टिव से जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इसमें से भी थ्योरी आती है और इसमें से एक ही थ्योरी का क्वेश्चन आता है, दैट इज काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, जो हमेशा ही आता है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल इसका स्किप कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे ना, तो जो हमेशा प्रैक्टिकल आए हैं पेपर में, वो हमेशा इनकम फ्रॉम सैलरीज में से तो आता ही आता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या पीजीपीपी में रहता है, कई बारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आ जाता है और कई बारी पीजीपीपी से आ जाता है। तो अब अपनी सेफ साइड के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, और थोड़ा बहुत अगर पीजीपीपी का भी प्रैक्टिकल कर सकते होंगे तो कर लेना, अदरवाइज आपके पास थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे जो आप उन 8 में से कोई भी 4 सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर? सो इतना मैंने जस्ट आपको बताया कि आपके पास थ्योरी के चैप्टर्स कौन से हैं, प्रैक्टिकल के चैप्टर्स कौन कौन से हैं, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी, और आपके लिए कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली ये देख लेना कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं करने। तो मैंने आपको सारा बता दिया है कि कौन से चैप्टर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंगली अपना एक टाइम टेबल बना लेना कि आपको पहले नंबर पे कौन से चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो जो चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका मैंने भी बताया है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आपको डेफिनेशन आ सकती है कंपल्सरी क्वेश्चंस में, यानी जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं कि असेसी कौन होता है, असेसी इन डिफॉल्ट, डीम्ड असेसी, ग्रॉस टोटल इनकम, इनमें डिफरेंस, एग्रीकल्चरल इनकम, कैजुअल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके प्रोविजंस। कई बार आपको पेपर में आ जाते हैं एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कैजुअल इनकम, बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। उसके बाद प्रीवियस ईयर की एक्सेप्शंस और असेसमेंट ईयर, ये सारा आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग और काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये भी आपको इसके साथ आ जाता है। फाइन। उसके बाद सेकंड आपका जो चैप्टर 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज हाउ इज द रेजिडेंस ऑफ असेसी डिटरमिन्ड फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, और एक्सप्लेन हाउ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी इज डिटरमिन्ड विद रेफरेंस ऑफ हिज रेजिडेंस। मींस ये क्वेश्चन आपको इन 2 फॉर्मेट्स में आ सकता है, ठीक है। 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सो मिक्स नहीं है ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनका आंसर सेम है। कि मतलब कई बार क्या होता है वो चेंज करके दे देते हैं, ठीक है। इसमें आपने वही सब लिखना है जो हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था, और इसका मैंने आंसर भी आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं एक असेसी का। डिफरेंट टाइप ऑफ असेसी के बारे में आप बताएंगे, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, पार्टनरशिप फर्म, इन सबका हमने रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रॉपर एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब डायग्राम कैसे बनाने हैं इसके लिए आपको वीडियो जो है चैप्टर 3 वाला वो देखना पड़ेगा, तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से वॉच कर लेना। उसके बाद जब रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला जो एक चार्ट है जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसमें हमने डिस्कस किया था ना यस नो, ऐसा वाला जो हमने एक चार्ट बनाया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, वो भी आपने इसमें बना कर आना है। तो ये जाकर बनता है आपका कंप्लीट 15 मार्क्स का आंसर, और ये पेपर में आता ही आता है, तो इसको तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चैप्टर नंबर 4 से, दैट इज एन्यूमरेट एनी 15 आइटम्स ऑफ इनकम विच आर टोटली एग्जाम्प्ट। मीन्स आपको कोई भी 10 to 15 आइटम्स लिखनी है जो नॉन टैक्सेबल है, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो इसमें भी आपने क्या करना है, पहले आप इसमें बताएंगे एग्जाम्प्टेड इनकम्स के बारे में कि एग्जाम्प्टेड इनकम्स क्या होती है। फिर आपने एक चार्ट बनाना है कि एग्जाम्प्टेड इनकम्स को 3 तरीके में कैटेगराइज किया है। पहले आ जाएगा फॉर असेसिस, देन फॉर एम्प्लॉयज, एंड लास्ट वन इज फॉर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये आपने इसमें चार्ट बनाना है। फिर आपने इनके सारों के जो पॉइंट्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो बुक देखोगे तो बुक में तो बहुत ही सारे पॉइंट्स हैं, 30-32 के आसपास हैं फॉर असेसिस। फिर एम्प्लॉयज के 10 to 15 है, फिर इंस्टीट्यूशंस के 19 to 20 के आसपास हैं। तो आपने
पहले जो फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें आपने मेन हेडिंग सबकी लिख देनी है, 9 to 10 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। फिर आपने 15 पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे से करके जाना। देन फोर्थ है चैप्टर नंबर 5 दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज में से आपको कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही आता है, जो आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं, जैसे कि एग्जामिनेटेड अलाउंसेस क्या होते हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ग्रेच्युटी क्या होती है, डिविडेंड क्या होता है। मतलब ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स जो है वो पेपर में आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज में से। देन क्वेश्चन 5 ऑल्सो फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरीज दैट इज फ्रॉम रिटायरमेंट पार्ट। कई बार आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि दोनों में से थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है, वो ऑलवेज आता ही आता है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि थ्योरी आपकी कंपल्सरी में आ जाए या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए, वो डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले के ऊपर। बट अगर आपने ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं तो इनकी आप थ्योरी भी करोगे और प्रैक्टिकल भी करोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी के बेस पे जाओगे तो इनकम फ्रॉम सैलरीज की थ्योरी भी आपको अच्छे से करके जानी है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाता है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग एनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव एंड ग्रेच्युटी, और ऐसे प्रोविजंस आपको पेपर में आ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका दैट इज फ्रॉम चैप्टर 7 दैट इज डिफाइन एनुअल वैल्यू and state the deductions that are allowed from annual value in computing the income from house property। पहले चैप्टर नंबर 7 में से 15 मार्क्स की थ्योरी भी आती है और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी आता है, तो 13 मार्क्स तो आपके यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को और चैप्टर नंबर 3 को जिसमें से पक्का क्वेश्चन आते हैं, कितने हो गए आपके 45 मार्क्स। फिर चैप्टर 4 जो आपका एग्जामिनेटेड इनकम्स वाला है, इसमें से भी आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर में मिलता ही मिलता है, तो कितने हो गए 60। और कैपिटल गेन वाले में से भी आपको क्वेश्चन पक्का मिलता है 15 मार्क्स में, 75 मार्क्स तो आपको यहीं पर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो ये वाले जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये सारा प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके जो भी कंक्लूजन निकलता है या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एनालाइज करके, वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चंस इस नंबर में आते हैं, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में लिखना होता है कि एनुअल वैल्यू क्या होता है, फिर आपने इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताना है कि म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सारे कंपोनेंट्स आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं। फिर डिडक्शंस के बारे में बताना, जो आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसके बारे में आप लिखेंगे। और फिर लास्ट में आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका आपने एक फॉर्मेट बनाकर आना है। तो ये आपका बेसिकली 15 मार्क्स में आंसर बनता है। क्लियर। उसके बाद चैप्टर 11 दैट इज कैपिटल गेन में से जो क्वेश्चन बनता है, पीजीबीपी बीच में स्किप होगा क्योंकि उसमें से हमेशा प्रैक्टिकल ही आता है, ठीक है। चैप्टर 11 जो आपका कैपिटल गेन है उसमें से आपको पेपर में आ जाता है कि कैपिटल एसेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट क्या होती है, या इनके क्या रूल्स होते हैं रिगार्डिंग एग्जम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, ये आपको पेपर में आता है, ठीक है। आपको ऐसे याद होता है कि दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फिर उसमें ए पार्ट कैपिटल एसेट, बी पार्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सी पार्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो ऐसे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से, दैट इज चैप्टर नंबर 12, जिसमें से आपका क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में आया ही है अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज करते हैं, तो वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें आपको बताना होता है कि सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या होता है, कितनी तरीके की सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, नॉन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है इसके आंसर में। फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपका चैप्टर 13 से आता है, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। ये तो हमेशा ही आता है, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 हमेशा इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है। और बट कई बार क्या हो जाता है कि दोनों में से ही एक ही आता है और कई बार क्या होता है दोनों में से एक एक आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल स्किप मत करना। आई थिंक 3 to 4 पेजेस के ये 2 चैप्टर्स हैं और बहुत इजी हैं, थ्योरी ही है तो इसको अच्छे से करके जाना। प्रैक्टिकल इन दोनों चैप्टर्स में से आज तक तो कभी भी नहीं आया है,
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इज द इनकम ऑफ वन पर्सन ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ अनदर, जिसमें हम वन पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन की इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम की कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन की हैंड में क्लब किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वो सारे केसेस आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। पहले क्या करो, पहले आप इसमें जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम है तो उसका मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके जो पॉइंट्स हैं उसको आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, डायग्रामेटिकली फॉर्म में वो सारे पॉइंट्स आपने लिख दिए, फिर उन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी शीट्स भी अच्छे से फिल हो जाएंगी, आपका पेपर भी अच्छे से प्रेजेंट हो जाएगा और आपके 15 मार्क्स का जो आंसर है वो भी इजिली कवर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम चैप्टर नंबर 14 दैट इज यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि आपको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है, और कई बार क्या होता है आपको एक पर्टिकुलर बोल दिया जाता है। जैसे देखो प्रीवियस ईयर वाले पेपर में अगर आप देखोगे ना तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पूछ लिया कि यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ फॉलोइंग लॉसेस, जैसे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, बिजनेस लॉस है। तो कई बार इस फॉर्म में भी आ जाता है पॉइंट्स की फॉर्म में, और कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें आप अपने हिसाब से जो सी वाले प्रोविजंस आपको पता है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, सो ये थे बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये सब प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके जो एक रक्स निकलता है वो मैंने इस वीडियो में वो क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं, ताकि आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहे। बट अगेन आई एम सेइंग कि आप ये मत सोच लेना कि यही वाले क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और ये प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए आपने अपना एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, एक बारी मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इसमें कंपल्सरी क्वेश्चन आया हुआ है कि एसएससी का मीनिंग क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी से आया। मैंने आपको बताया था कि सैलरी में से आपको थ्योरी आती है कंपल्सरी क्वेश्चन में। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं एंड ऑल्सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेच्युटी, फिर शॉर्ट नोट ऑन डिविडेंड, और फिर आपको एग्जाम्प्टेड इनकम वाले से क्वेश्चन आया हुआ दैट यू हैव टू राइट 4 इनकम विच आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो आपने ध्यान रखना है कि कैसे वाले क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ assessee इज डिटरमिन्ड विद रेफरेंस ऑफ हिज रेजिडेंस। ये आपका चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो एक बार दोबारा से वो वीडियो देख लेना ताकि आपको पता लग जाए कि इसका आंसर में क्या लिखना है और उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आया है इनकम फ्रॉम सैलरीज में से। ठीक है, वो हमेशा पेपर में आता ही आता, तो मैंने आपको बता ही दिया है। Then question number 4 है define annual value and state the deductions that are allowed from annual value in computing the income from house property। अभी बताया था कि इसमें आपने annual value का मीनिंग बताना है, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं, जैसे म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर डिडक्शंस के बारे में आपने बताना है एंड देन इसका एक फॉर्मेट बनाकर आएंगे कि किस तरीके से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। उसके बाद जो आपको 5th क्वेश्चन आ रखा है, मैंने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर पीजीबीपी, दोनों में से एक चॉइस रहता है कि कई बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से प्रैक्टिकल आता है, कई बार पीजीबीपी से आ जाता है प्रैक्टिकल। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जो 5th क्वेश्चन है इसमें जो आपको प्रैक्टिकल आ रखा है वो पीजीबीपी का है। ठीक है, देन आपका 6th क्वेश्चन है यू हैव टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग दैट इज कैपिटल एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। ये आपको मैंने बताया कि कैपिटल गेन में से आपको थ्योरी आती है। फिर एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता ही है, ऑलमोस्ट आता है। बट आपने ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि मतलब इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, मीन्स वर्डिंग्स चेंज कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। बट आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कौन से वाला चैप्टर से लिंक है और आपने फिर वो सब चीजें उसमें एड ऑन कर देनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका क्लबिंग ऑफ इनकम में से है, और ये फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज का वीडियो।
जिसमें हमने डिस्कस किया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और एक ओवरव्यू लिया है आपका सिलेबस का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने किस तरीके से इनकम टैक्स के पेपर की तैयारी स्टार्ट करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाने और कौन कौन से चैप्टर हैं जो आप स्किप भी कर सकते हैं, और जिन्होंने थ्योरी करनी है उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने प्रैक्टिकल करनी है उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सारा ही सिलेबस कवर करके जाना है उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में अपनी साइड से बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी चैप्टर में, एक कोई सिलेबस में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप अपना डाउट, अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। Okay, so students, this is all about today's video. I hope this video is helpful for all of you, and if this video is helpful for all of you, then please do share your valuable feedback in the comment section, as your feedback really matters me a lot. And also don't forget to hit the like button, to subscribe to my channel, and share your valuable feedback in the comment section. And do share this video with your friends and your classmates too, ताकि उन सभी के लिए भी ये channel और ये video जो है वो helpful रहे. Okay, so last में students, thank you for watching this video. Bye bye, take care and have a great day ahead.